सबसे पहले जो आता है यहाँ पे कि व्हाट इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि बेसिकली इसमें होता क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नाम से भी समझ में आता है कि भाई इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियल हो, है ना। नॉन आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन बीइंग, जो हम लोग हैं वो नॉन आर्टिफिशियल है, बट आर्टिफिशियल मतलब हम लोग बनाए, ह्यूमन किसी चीज को बनाए या किसी मशीन को बनाए जो ह्यूमन टाइप बिहेव करे, ठीक है। अ मशीन मिमिक ह्यूमन बिहेवियर आर एआई मशीन, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर को अडॉप्ट कर ले, उसके अकॉर्डिंग वर्क करे, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं जहां पे मशीन अपने खुद के कैलकुलेशन से, इंटरनल कैलकुलेशंस के बिहाफ पे डिसीजन मेक करे, ठीक है। ऐसे नहीं कि रिजिड डिसीजन। रिजिड डिसीजन क्या होता है कि भाई जैसे अपनी एक वेंडिंग मशीन होती है ना, वेंडिंग मशीन में अपन ने बटन प्रेस किया कि चॉकलेट डिस्पैच करो तो चॉकलेट डिस्पैच करेगा, बटन प्रेस किया कोल्ड ड्रिंक डिस्पैच करे तो कोल्ड ड्रिंक डिस्पैच करेगा। कॉफी वाली वेंडिंग मशीन देखी होगी आप लोगों ने कि भाई मैं एक बटन प्रेस करता हूं तो कॉफी निकलता है, दूसरे बटन में लेमन टी, तीसरे बटन में नॉर्मल टी। तो वो इंटेलिजेंट मशीन नहीं है, इज अ मशीन, ठीक है, बट इट डज नॉट हैव एनी इंटेलिजेंस, क्योंकि उस मशीन में केवल और केवल क्या है, इनपुट और आउटपुट के रिलेशन है कि ये पर्टिकुलर बटन प्रेस करने पे इस पर्टिकुलर वर्क को करना है, ठीक है। तो वहां पे इंटेलिजेंस कम है, ठीक है, लेस इंटेलिजेंस है, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या होता है कि वो मशीन जो खुद से डिसीजन मेक करे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ट्रैफिक सिग्नल्स हमने देखे होंगे, है ना। ट्रैफिक सिग्नल्स का आप लोगों ने देखा होगा, टाइमर फिक्स होता है, सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक वो चलते हैं, बट उनका टाइमर फिक्स ही होता है। सुबह 6 बजे बिल्कुल क्राउड नहीं होता, तब भी वो 120 मिनट्स का ही वो देता है टाइमिंग, 120 सेकेंड का, ठीक है। मतलब हम नेहरू चौक पे अगर खड़े हैं तो हमें 120 सेकेंड रुकना ही, मतलब वहां पे सामने ट्रैफिक हो या ना हो, है ना। और दिन में जब रश होता है तब भी वो वही टाइम मिलता है। तो ये जो है ये डम मशीन है, मतलब ये डम सिस्टम लगे हुए हैं जो अभी आपके ये जो सिग्नल्स लगे हैं वो डम, ठीक है, दे डिड नॉट हैव एनी इंटेलिजेंस। दो दो सिग्नल्स आर मशीन्स, वो मशीन्स है, वो एक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग है उसके हिसाब से बिहेव कर रहे हैं कि कब रेड करना है, कब ग्रीन करना है, कब ब्लू करना है, बट वहां पे इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस वो होता है कि वहां पे अगर हम कैमरा लगा देते, कैमरा लगाने के बाद में हम हमारा जो हर एक सिग्नल पे हर एक जहाँ पे सिग्नल लगा हुआ वहां पे कैमरा लगा देते, वो सामने का ट्रैफिक मेजर करता है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक सिचुएशन इन पर्टिकुलर रोड एंड ऑल द स्क्वायर के जितने भी चारों रोड है वहां पे ट्रैफिक की सिचुएशन को देखता है और उसके अकॉर्डिंग सिग्नलिंग को करता है। तो वो ज्यादा बेटर वे में ट्रैफिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। कि अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो टाइमिंग्स उसके अकॉर्डिंग 90 सेकंड की जगह 60 सेकंड कर दें, ट्रैफिक बहुत कम है तो वो 90 सेकंड की जगह 20 सेकंड ही करें भाई। तो टाइमिंग्स उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें सिग्नल्स की, तो दैट विल बी अ इंटेलिजेंस, ओके। उस टाइप का सिग्नल सिस्टम बनाए, मतलब अपन सिग्नलिंग सिस्टम अगर बना लेंगे तो वो क्या होगा, एक इंटेलिजेंट सिग्नल सिस्टम, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, आप इसको इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट भी बना सकते हो नियर फ्यूचर, ठीक है। कि यहीं पर देखो, यहाँ पे बिलासपुर में देखो तो हर जगह पे सारे डम सिस्टम लगे हुए हैं और वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज है, ठीक है। कोई सिग्नल इतने कम टाइम के लिए ओपन होते हैं कि हम कार अपनी क्रॉस ही नहीं कर पाते, इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है क्योंकि और दिन भर और रात भर एक जैसे ही वो चलता रहता है, डम सिस्टम, ठीक है। तो इंटेलिजेंट सिस्टम्स क्या होते हैं हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे वो दिमाग लगा सके, है ना, कुछ अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजन नहीं कर सके, दैट इज इंटेलिजेंट सिस्टम्स, ओके। इसके बाद में ये एक सेकंड में इसको स्लाइड शो को ओपन कर देता हूँ, ओके। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मूवीज। आप लोगों ने देखा होगा वॉल ई मूवी, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखी होगी, काफी अच्छी मूवी थी। बट इस वॉल ई मूवी में जो रोबोट था वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, क्योंकि वो जो रोबोट था उसमें बताया गया था कि वो अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से सारे उसके जो भी वर्क है वो करता रहता है, उसमें बोलने की कैपेबिलिटी होती है, थिंक करने की, सोचने की कैपेबिलिटी होती है, इवन इमोशंस भी होते हैं। तो अगर नियर फ्यूचर, अभी इमोशंस वाले नहीं बन पाए, नियर फ्यूचर वैसे भी बन जाएंगे। ट्रांसफॉर्मर मूवीज तो आप लोगों ने देखी ही होगी, है ना, वहां पे भी वो जितने भी सिस्टम है वो दे आर नथिंग बट एआई सिस्टम्स,
ठीक है, जो आपका बम्बल बी और मेगाट्रॉन और गिल्ट्रॉन जितने भी होते हैं वो सब क्या है, इंटेलिजेंट सिस्टम्स है। तो बेसिकली यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो थिंकिंग है वो बहुत पहले से आ चुकी है, तभी ये मूवीज में आ रहे। एक्चुअल रियल लाइफ में ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एआई का एक सिनारियो है कि लेट सपोज कि हमें कोई एक एआई सिस्टम बनाना है, मूविंग रोबोट, जो ह्यूमन टाइप से बिहेव करे, ठीक है। जैसे कि हमें कोई वॉकिंग रोबोट बनाना है, जैसे ह्यूमन है ना, हम जब चलते हैं केवल हमारे जो चलने का जो मूवमेंट्स है उसी को कॉपी करें, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है, कि वो चल सके। तो पहली चीज तो ये है कि चलने के लिए हमें मोटर्स चाहिए होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोटर्स होते हैं। या अभी अभी ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, हम लोग किस तरीके से चलते हैं, हम चलते हैं किस तरीके से, हमारे पैरों से। तो पैर जो है हमारे, है ना, पैर और पैरों के जो जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो सब के सब हमारे लिए किसका काम कर रहे हैं, एक्चुएटर्स का, ठीक है। तो जो एक्शन लेता है वो एक्चुएटर। हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोलर है, हमारा ब्रेन क्या है, कंट्रोलर है, जो कमांड्स दे रहा है, ठीक है। और तीसरा जो है वो हमारी आईज, जो सेंस कर रहा है, ठीक है। तो तीन चीजें होती है सिस्टम में, एक सेंसर होता है, एक कंट्रोलर होता है और एक एक्चुएटर्स होते हैं। तो अगर जब ह्यूमन चलते हैं तो वहां पे एक्चुएटर का काम कौन कर रहे हैं, पैर कर रहे हैं, और कंट्रोलर का काम कर रहे हैं ब्रेन कर रहा है, और सेंसर का काम कौन कर रहा है, आइज कर रही है। हम देख के ही चलते हैं, हम देखते हैं सामने अगर वॉल आ गया तो हम वॉल के हिसाब से फिर उसको टर्न ले लेते हैं, मुड़ जाते हैं, ठीक है। हम राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, हमारे को माइंड बताता है तेज चलना है, स्लो चलना है, ठीक है। अगर स्टेयर्स आ गया तो स्टेयर्स के ऊपर किस तरीके से चलना है, किस तरीके से उतरना है, एलिवेटर में क्या करना है, तो ये सारे डिसीजन कौन लेता है, हमारा ब्रेन लेता है। बट हमारा ब्रेन डिसीजन कब लेता है, जब हमारी आइस उसको सेंस कर लेती है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर हम किसी रोबोट को सिखाएं, ठीक है, तो उसको क्या कराना पड़ेगा, उसको रोबोट को हमें क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले सेंसर्स देने पड़ेंगे कि वो सेंस कर सके। तो सेंसर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अल्ट्रासोनिक होते हैं, आईआर सेंसर होते हैं, बट यहाँ पर अगर हमें आइस का रिप्लेसमेंट चाहिए तो हम क्या लगाएंगे, कैमरास लगाएंगे, ठीक है। तो कैमरा जो है वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली इमेजेस को कैप्चर करेगा, और सिस्टम के अंदर जो डाटाबेस होता है, मतलब अपना जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर जो है उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारी पहले से इमेजेस होंगी, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, स्टेयर्स की, रोड की, रिवर, फाउंटेन, माउंटेन, सबकी इमेजेस उसके पास में होंगी। वो रियल टाइम में मतलब बहुत फास्ट कैप्चर्स करेगा, उनको प्रोसेस करेगा और चेक करेगा कि इंटरनली जो अभी सामने उसको दिख रहा है, सपोज करो हम चल रहे हैं, सामने वॉल दिख रहा है, ठीक है, हमारा रोबोट चल रहा है, उसको वॉल दिख रहा है, तो वो उसको समझ में आना है कि इट इज अ वॉल, यहाँ पे सीधे नहीं जाना है, इट रिक्वायर्स टू मेक अ टर्न। तो ये चीज उसको समझ में आनी चाहिए। तो वो कैसे करेगा, वो इमेज को कैप्चर करेगा और उसके डाटाबेस में जितनी भी सारी इमेजेस से मैच करेगा और उसमें क्लासिफाई करेगा कि इट इज अ वॉल, इट इज अ चेयर, इट इज टेबल। तो ये उसको समझ में आएगा, फिर उसके हिसाब से डिसीजन मेक करेगा और टर्न। तो एक नॉर्मल रोबोट हम इस तरीके से बना सकते हैं जो ऑब्स्टेकल को अवॉइड करते हुए मूव करे, स्टेयर्स आए तो स्टेयर्स पर चले। बट इसी के लिए देखो मैं इंटेलिजेंट सिस्टम क्या कर रहा है, ह्यूमन एक इंटेलिजेंट सिस्टम है ना। ह्यूमंस अगर आप चल रहे हो, ठीक है, और चलते चलते हमारे सामने अगर कोई वॉल आ गया, है ना, कोई दीवार आ गई, तो हम तो ऑब्वियसली दीवार अगर आई है तो हम पहले तो ये देखेंगे कि दीवार कितना बड़ा है, 1 फीट का दीवार है तो वो उसके ऊपर से जंप करके निकल जाएंगे, है ना। अगर वो 10 फीट का है तो हमें उसको टर्न लेना पड़ेगा, हमें बिना मुड़े नहीं जा सकते, उसको तोड़ तो सकते नहीं। पर इसी एट सेम टाइम अगर हम चल रहे हैं और सामने सपोज करो कि कोई कपड़ा लटका हुआ है ना, रस्सी पे कपड़ा लटका हुआ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास हाथ भी है, आप हाथ से उस कपड़े को मूव करोगे, आप अपना सीधा चलते रहोगे, है ना। क्योंकि हमें पता है, हमें समझ में आ जाएगा कि इट इज सम काइंड ऑफ क्लॉथ, ठीक है, जो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, सामने से हटा सकता हूँ, सीधे जा सकता हूँ। बट अगर हमने रोबोट को ये चीजें लर्न करवाई थी कि अगर सामने ऑब्स्टेकल आएगा तो टर्न लेना, तो रोबोट ऐसा नहीं करेगा, रोबोट में इतना इंटेलिजेंस नहीं होता, है ना। वो सीधा जाएगा, उसके सामने अगर ऑब्स्टेकल के नाम पे वॉल आएगा तो भी वो टर्न करेगा, और कोई कपड़ा लटका हुआ है तभी वो टर्न ही करेगा, क्योंकि उसके लिए तो एवरीथिंग इज ऑब्स्टेकल।
उसके पास में वो इंटेलिजेंस नहीं आया, तो कंप्यूटर्स को ये इंटेलिजेंस सिखाना है, ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि उसके अंदर ये इंटेलिजेंस भी आए कि ये अवॉइड कर सकते हैं, इसको हम साइड कर सकते हैं, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये सारी चीजें उसको सिखानी पड़ती है। तो ये हो जाता है कि इसमें जो इसको लर्निंग करवाना पड़ता है सिस्टम कंप्यूटर को, ठीक है। तो लर्निंग करवाने के लिए हमारे पास अलग 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 बहुत सारी मेथड्स होती है, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, वो सब अपन आगे पढ़ेंगे। बट अभी हमारा ये मोटिव है कि हमें समझना है कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन चीजों में डील कर रहे हैं, है ना। आज का हमारा मोटिव किस टाइप से, कुछ मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करते हैं और किस लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए गए हैं। इसलिए जा रहे हैं कि भाई बहुत सारी जो प्लेसेस यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे वॉर हो गया, या अपना सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं, या मून मिशन, मंगल मिशन, और ये जितने भी होते हैं उन सब के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर होगा तो वो बेटर वे में ऑब्जर्वेशन रहेगा और डिसीजन मेक कर पाएगा। तो ये एक डेफिनेशन है कि भाई अपन डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट आर एबल टू परफॉर्म टास्क दैट वुड रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, है ना। आपके जो नेस्कॉम का एग्जाम है उसमें सिंपल डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है, या विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन, है ना, कि हम देख के समझ जाए कि क्या चीज है, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग, अपने से वो डिसीजन मेकिंग कर सके। ह्यूमन की यही बिहेवियर है ना, ह्यूमन भी यही करता है, स्पीच रिकॉग्नाइज कर लेता है, विजुअल परसेप्शन कर लेता है, डिसीजन मेक कर लेता है, लैंग्वेजेस को ट्रांसफर कर लेता है। तो ये जो ह्यूमन के फीचर्स है वो कंप्यूटर कर सके अपने मन से, ठीक है। अब ये कुछ रियल लाइफ एआई एग्जांपल्स हैं, है ना, मैं इनके कुछ वीडियोस भी बता रहा हूँ आप लोगों को, वो भी देख लेना, ठीक है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार ये बहुत हाई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। बोस्टन डायनामिक के कुछ रोबोट्स हैं, नेविगेशन सिस्टम्स आप लोगों ने देखे होंगे। नेविगेशन सिस्टम मतलब अपना ये जो जीपीएस वगैरह होते हैं। ASIMO ये जापान का एक रोबोट है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ये भी ह्यूमन का बिल्कुल रिप्लिका ही है ना। ह्यूमन से पूरी तरीके से ये इंटरेक्ट कर सकता है। चैटबॉट्स, चैटबॉट्स मतलब आपका ये अमेजन का वो आता है ना, क्या बोलते हैं, एलेक्सा। तो ये जो ये चैटबॉट्स होते हैं ये भी एआई के ही सिस्टम है। ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर गेम्स, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें ह्यूमन और कंप्यूटर्स आपस में गेम्स प्ले करते हैं, जैसे कि चेस वगैरह, और बहुत सारी चीजें होती है। तो ये एआई के कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं इनके वीडियो लिंक्स यहाँ पे रख दिया हूँ, सभी को ये देखने हैं एटलीस्ट, कि हमें समझना है कि एआई में हम क्या डील करते हैं। जैसे मैं कुछ थोड़ी थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ। सेल्फ ड्राइविंग कार है, हम इसको वीडियो को देखेंगे और फिर ये समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही है, ये किस तरीके से वर्क कर रहा होगा। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा होगा। तो पहली चीज तो ये कि क्या है इसमें, मतलब बेसिकली ये क्या है, एक सेल्फ ड्राइविंग कार है।
अभी जो सेल्फ ड्राइविंग कार है ना, इसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, तो देखो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो स्टेयरिंग है वो ऑटोमेटिक टर्न ले रहा है। दूसरा चीज ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट रोड में चल रही है। तीसरा आपने देखा होगा कि एक बंदा सामने से रोड क्रॉस कर रहा था तो वो रुक गया था। इवन जब एक कार रुका था तब वो बंदा कार के एग्जैक्ट सामने नहीं था, बस उसको कार को इतना प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि ये बंदा जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से अगर वो चलता रहा कंटिन्यू तो वो कार उसमें कोलाइड हो जाएगी। तो वो एग्जैक्ट सामने नहीं भी होगा ना, क्रॉस करने वाला भी होगा तो भी वो कार रुक गई थी। इवन वो जब टर्न लेना होता है तो पहले कार रुकता है, फिर राइट लेफ्ट देख ऑब्जर्व करता है, देन वो टर्न में लेता है राइट और लेफ्ट जो भी है, ऐसा नहीं कि बस सीधे टर्न ले लिया। ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारे क्या लगाए होंगे, सेंसर्स लगाए होंगे। बेसिकली सबसे जो मेन सेंसर लगाया होगा वो क्या लगाया होगा, कैमरास। ठीक है, तो कैमरा करते क्या होंगे और कैमरा को किस किस लेवल तक क्लासिफाई करना पड़ता है ये देखो, उसको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एक टर्म आता है क्लासिफिकेशन, मतलब सामने क्या है, रोड है या कोई पेड़ है या कोई घर है या कोई लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग मतलब ह्यूमन है या मूविंग थिंग, समझ लो कि मूविंग कार है या ह्यूमन है या कोई आपका जानवर है। तो ये चीजें उसको समझ में आनी चाहिए। तो ये इसके लिए एक बहुत हेवी आपका न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना पड़ता है। ठीक है, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है ना, बहुत सारी क्लासेस है ना, कि जैसे ह्यूमन एक क्लास हो गया, अदर कार्स एक क्लास हो गई है ना, कोई जितने भी जानवर है वो एक क्लास हो गया, जो फिक्स घर होते हैं वो क्लास हो गए, रोड्स क्लासेस, ऐसे बहुत सारी क्लासेस उसको पहले बताने पड़ती, सिखानी पड़ती है कि क्या चीज क्या है। उनके बिहाफ पे ये डिसीजन मेक करता है कि सामने ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है वो करना पड़ता है कि जो सामने अगर ऑब्जेक्ट है तो मूविंग है कि नहीं। ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट को वो ट्रेस करता है। तो उसके लिए क्या, जैसे रडार वाला प्रिंसिपल है कि एक इमेज कैप्चर किया, फिर उसके बाद में दूसरा इमेज कैप्चर किया और दोनों इमेजेस को आपस में क्या क्या मैच किया। मैच करने के लिए कन्वोल्यूशन करता है। ठीक है, तो उसके आपस में मैच करता है और मैच करने पे अगर दोनों रिजिड मतलब बिल्कुल माइक्रो सेकेंड्स में अगर दो इमेज कैप्चर करेगा तो वो कंसिडर करता है कि दोनों इमेजेस स्टैटिक इन्वायरमेंट में ली है, बट उनमें अगर कुछ डिफरेंसेस आते हैं, अगर कोई चीज मूव हो रही होगी तो वो डिफरेंसेस पता करेगा। इवन उस पर्टिकुलर डिफरेंस के हिसाब से वो ये भी पता करेगा कि वो चीज जो है ऑब्जेक्ट सामने वाला उसकी स्पीड क्या है, वो फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है। और थर्ड इधर जो होता है मतलब मूवमेंट पता करता है, क्लासिफाई करता है, और थर्ड पता करता है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार है यहाँ पे लोकलाइजेशन के नाम पे क्या मेजर करता है कि वो जो चीज है वो किस तरफ है, राइट में है, लेफ्ट में है, फ्रंट में है, टॉप में है, किस तरफ, दैट इज लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन में डायरेक्शन भी पता करता है एज वेल एज डिस्टेंस भी पता करता है कि कितना दूर है और किस डायरेक्शन में। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के लिए कैमरा बहुत अच्छे लगाने पड़ते हैं और वे बहुत हेवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाना पड़ता है जो इस तरीके से डिसीजन मेक कर पाए। उसके बाद में फिर उन सिस्टम्स के हिसाब से जब डिसीजन मेक करता है उस हिसाब से वो कार अपने स्पीड सेट करता है, गियर सेट करता है और सेल्फ ड्राइविंग कार उस हिसाब से मूव करती है। प्लस इसमें डेस्टिनेशन भी सेट कर देते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है इनिशियली, है ना। कार को क्या पता कि कहाँ जाना है, तो उसको इनिशियली बता देते हैं कि किस स्टॉप तक जाना है, तो वो उस स्टॉप तक जाता है ना। तो जीपीएस भी लगा होता है इसमें। तो ये सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है सेल्फ ड्राइविंग कार। ठीक है, अब अगला देखते हैं बोस्टन डायनेमिक्स। बोस्टन डायनेमिक्स मैंने बताया था कि ये क्या है, कुछ रोबोट्स हैं। ठीक है, डायनेमिक्स जो है यहाँ पे क्या है, बेसिकली रोबोट्स लगा है, इनको भी देख लेते हैं। इसमें
तो यहाँ पे जो देखे हमने रोबोट्स, बेसिकली ये बहुत हेवी डिजाइन है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस बहुत मतलब बैलेंस अचीव करना है कि भाई जो ह्यूमन लाइक सिस्टम है, इसमें 2 पैरों पे हम लोग चलते हैं, या उसे बैलेंस कर सकते, इवन डांस कर लेते हैं। इस टाइप का बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया गया है। प्लस आप यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग करी होगी, ये ऐसा नहीं कि भाई वो म्यूजिक को सुन के डांस कर रहे हैं, उसमें पहले से फिक्स प्रोग्राम कर दिया है कि किस टाइप की फ्रीक्वेंसी पे किस टाइप से बिहेव करना है, किस मोड में। मतलब इसको अगर पहले एक मोड सेट कर देते कि डांस मोड है, फिर डांस मोड जब सेट हो जाता है तो उसके बाद में उसके सामने कोई भी म्यूजिक है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक जैसे डांस करेगा, कोई भी म्यूजिक आएगा तो उस म्यूजिक के अकॉर्डिंग वो जो रोबोट है, ठीक है, वो अपना डिसीजन मेक करके डांस करेगा। तो अगर सेम म्यूजिक आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सिंक्रोनाइज वे में कैसे डांस कर रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि सेम वे में डांस करेंगे, क्योंकि सेम म्यूजिक आएगा, है ना, अलग अलग म्यूजिक के लिए अलग अलग बिहेव करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू म्यूजिक डांस मोड में सेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू म्यूजिक वो अपना जो भी डांस मूवमेंट है वो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बोस्टन डायनामिक्स ने रोबोट्स बनाए, इसने बहुत सारे रोबोट्स बनाए, आप लोग देखना यूट्यूब पे, इसके बहुत सारे रोबोट्स बने हैं, और सारे के सारे रोबोट्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही सिस्टम है, क्योंकि ये सारे रोबोट्स अपने मन से डिसीजन मेक करते हैं, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि प्री प्रोग्राम सब कुछ है। प्री प्रोग्राम में बस ये है कि इसके मोड सेट कर देते हैं कि वो ये जो रोबोट्स है वो हर जगह है, मतलब आर्मी में भी यूज हो रहे हैं, मेडिकल में भी यूज हो रहे हैं, तो वो हर एक मोड में सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि ये प्री प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। और प्लस इसमें बैलेंस, मतलब ये जो इतने डांस मूव करने के बाद में भी अगर रोबोट बैलेंस बना पा रहा है, तो उसके लिए बहुत हेवी आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि बैलेंसिंग अचीव करने में जापान का जो रोबोट है, ये जो ASIM, इसको 10 साल लग गए थे। 10 साल बाद ये प्रॉपर बैलेंसिंग कर पाया, ठीक है। तो ये वाले को भी देख लेते हैं फटाफट 2 मिनट में। ये जो था ये इसको ये इसलिए बता रहा हूँ कि भाई इन लोगों ने 2000 में ये रोबोट बना लिया, तो ये कब से बनाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब AI का सबसे पहला जो सिस्टम था ये। तो ये जो रोबोट था ये पहला रोबोट बनाया था, ठीक है। और ये भी एक AI का ही रोबोट था, बट इस रोबोट में कुछ ऐसी चीजें जैसे कि बाकी रोबोट से ना, जो पानी वो जो जूस भर रहा था, मतलब जूस को एक गिलास में भर रहा था, ये सबसे टफ है। मतलब क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे जैसे अपना बॉटल से जूस निकल रहा है ग्लास में जा रहा है, तो बॉटल का वेट कम होता जा रहा है, तो वो उतने सेंसेस भी कर लेता है कि उसका वेट कब कितना कम हो रहा है, कब उसको फास्ट ग्लास में डालना है, नहीं
तो रोबोट्स के लिए ये करना बहुत ज्यादा टफ है, बट वो उतने सेंसर्स उसके पास है ना, तो वो कंटिन्यूअसली इमेजिन भी करता है, वेट को भी सेंस करता है, और उसके जितने भी फिंगर्स हैं, एक एक फिंगर के एक एक जॉइंट्स उसने उन लोगों ने बनाए हैं, और हर जॉइंट्स में सेंसर लगाए हैं, और सारे जॉइंट्स जो वो स्टेपर मोटर से बने हुए हैं, स्टेपर मोटर से नहीं, सर्वो मोटर से बनाए हैं इन लोगों ने। तो इस तरीके से डिसीजन भी कंप्यूटर बना पा रहे हैं, या फिर ये भी कब कर रहा था, 2000 में कर रहा था इस टाइप का रोबोट। ठीक, तो ये सब के सब कुछ क्लासिफिकेशन के भी रोबोट आते हैं। ठीक है, तो चैटबॉट तो क्या होता है, आपको एलेक्सा पता होगा, है ना। तो क्लासिफिकेशन वाला ये लास्ट वीडियो दिखा रहा हूँ, बाकी ये सारे वीडियोस आप लोग को पूरे पूरे देख लेने हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इंस्पायरिंग वीडियो है कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं एक्चुअली। ये बता रहा है कि अगर कोई ब्लाइंड पर्सन जाता है ना, मोबाइल को बस अपना कैमरा ऑन करके इधर उधर करते रहता है, तो उसके सामने क्या चीज है उसको कैसे पता चलती है। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट वाला वीडियो जो है ये एक्चुअली अपन करने भी वाले हैं, हम क्लासिफिकेशन वाले कुछ करेंगे प्रैक्टिकल्स। बेसिकली क्लासिफिकेशन वाले प्रैक्टिकल में ये जो ऐप थी वो क्या था कि वो बस बंदा जो है उसके पास में मोबाइल है, मोबाइल का कैमरा ऑन है, और कैमरे के सामने जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे जो भी है ना, वो हर किसी को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है कि बुक था, बुक सेल्फ था, सोफा था, चीज बर्गर था, ठीक है, या बोर्ड पे साइन था, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना है, क्रॉस वॉक था या एलिवेटर था, तो हर कुछ आइडेंटिफाई कर करके बता रहा है वॉइस के थ्रू। तो ये जो चीजों को क्लासिफाई करके वॉइस में कन्वर्ट करके बता रहा था। ठीक है, तो ये इस टाइप का आप ऐप बना लो, या इस टाइप का कोई अपन प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, एक डिवाइस बना सकते हैं ब्लाइंड पर्सन के लिए। तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्लासिफिकेशन कैसे करना है एआई में या आपका मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में, तीनों में बता देंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो है ये भी एक बेसिकली एआई का ही एग्जांपल है, और इससे भी बहुत सारी एप्लीकेशन है ना, जो आपके कॉलेज में हम लोगों के अटेंडेंस जो होती है, ह्यूमन फेस, हम लोगों को फेस रिकॉग्नाइज करके अटेंडेंस होती है आजकल, थंबप्रिंट से नहीं होती है ना। तो ये भी एआई सिस्टम ही बनाए गए हैं, और चैटबॉट तो आपको पता होंगे। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है एआई की, ये बता दिया मैंने। ये दिस आर द एप्लीकेशन जहाँ पे एआई वर्क कर रहा है, ये सारी एप्लीकेशन है। हाँ, अब एक आता है कि वीक एआई, वो वाले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सिस्टम्स, जिनको वीक एआई किसको कहते हैं, किस टाइप के इंटेलिजेंस सिस्टम को कैटेगराइज करेंगे। A machine with weak artificial intelligence are made to respond specific situation but cannot think for themselves. तो वीक एआई वो होते हैं कि स्पेसिफिक सिस्टम के हिसाब से जो वर्क करते हैं, जैसे रोबोटिक आर्म्स होते हैं, है ना, जो कार, आपने देखोगे कार मैन्युफैक्चरिंग देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर, तो वहां पे भी वो बड़े बड़े से रोबोटिक आर्म होते हैं, वो कार आती है, चेसिस आता है, उसमें डोर फिट करते हैं, व्हील फिट करते हैं, इंजन फिट करते हैं, और पूरा जो स्क्रू को टाइट करना है, डोर को पूरा फिट करना है, विंडो फिट करना है, ये सारी चीजें वो करते हैं रोबोट से। मतलब ऐसा नहीं कि कारों को ह्यूमन कहीं फिट कर रहे हैं, वो कार एक कन्वेयर बेल्ट पे रख देते हैं, और सबसे पहले उसमें चेसिस रखते हैं, फिर टायर लगाते हैं, फिर इंजन लगाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में बाकी की बॉडी लगाते हैं, ग्लास व्लास लगाते हैं, विंडो वगैरह लगाते हैं, और धीरे धीरे वो बन बन के फाइनली बन के निकल जाते हैं। तो ये जो इस टाइप के जो रोबोटिक आर्म्स है, उनके जो डिसीजन है वो फिक्स्ड है कि वो किस पोजीशन पे जाना है, उनको किस पोजीशन तक मूव करना है, वो फिक्स है। तो ये जो है वीक एआई, ठीक है, या जो भी आपका एटीएम मशीन होते हैं, वो भी एक वीक एआई के पार्ट है, क्योंकि वहां पे वो मशीन खुद से डिसीजन नहीं ले सकती। थोड़े बड़े बस ये है कि भाई कुछ करप्शन हो गया तो वो बंद कर देगा सिस्टम को, ठीक है, शट डाउन कर देगा। अगर मनी काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ इस टाइप से हो गया है,
जो नोट्स वहां पे रखे उनके डायमेंशन में कुछ गड़बड़ है, तो वो सारी चीजों के हिसाब से वो उसको सर्वर को डाउन कर देगा, लॉक कर देगा, कुछ छोटे मोटे डिसीजन ले सकता है, बट वो खुद से सोच नहीं सकता कि आगे कैसे करना है। मतलब अननोन सिचुएशंस पे वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। वो सारे के सारे सिस्टम क्या होते हैं, वीक एआई सिस्टम होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एआई सिस्टम तो वही होते हैं जो ह्यूमन का रिप्लिका हो, क्योंकि अननोन सिचुएशन में भी अगर हम डिसीजन मेक कर सके, ठीक है, तो वही तो हमारी स्पेशलिटी कि हम ह्यूमन है, हम अननोन सिचुएशन पे भी डिसीजन मेक कर सकते हैं। तो वो वैसी मशीन जो अननोन सिचुएशन में भी डिसीजन मेक कर सके। मशीन विद strong AI is able to think and act just like a human. It is able to learn from experiences. वो मतलब लर्न भी करती है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीजें जो होती रहती है उसके हिसाब से मशीन सीखता भी है। Since there are no real life example of strong AI yet, the best representation would be Hollywood portrait robots. मतलब वो जो रोबोट्स बताए थे पिक्चरों में जो आते हैं ना, कौन से वाले रोबोट्स की बात कर रहे हैं, जो टर्मिनेटर मूवी में देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है, या अलीटा मूवी में जो देखे थे वो, ये इस टाइप के जो रोबोट्स होते हैं वो हो नियर फ्यूचर बनेंगे स्ट्रॉन्ग एआई वाले रोबोट्स, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग एआई उसको बोलेंगे। चलो अब एआई तो हो गया, अब एआई के बाद में आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है वो एआई का एक पार्ट है ना, मतलब एआई के अंदर मशीन लर्निंग आता है। मतलब सारे के सारे मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होंगे, बट ये वाइस वर्सा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मशीन लर्निंग बेस्ड होंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि मशीन लर्निंग पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का। इट दैट गिव्स मशीन द एबिलिटी टू लर्न एंड इंप्रूव विदाउट हेल्प ऑफ ह्यूमन। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है कि मशीन लर्निंग में हम मशीन को लर्न करवाते हैं, सिखाते हैं, ठीक है ना। मशीन को पहले हम सिखा सकते हैं या खुद से भी सीख सकती है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। जब खुद से सीखती है तो डेट इज डीप लर्निंग, वो डीप लर्निंग होता है, और जिसमें हम सिखाते हैं, ठीक है, वो मशीन लर्निंग होता है। तो मशीन लर्निंग में के अंदर डीप लर्निंग एक अलग सेगमेंट आता है, जिसमें वो क्या होता है, मशीन खुद से सीखती है। और मशीन लर्निंग का अगर बोलेंगे तो इसमें सुपरवाइज जो लर्निंग होती है उसमें हम सिखाते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट गिव्स मशीन द एबिलिटी टू लर्न एंड इंप्रूव विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन और न्यू प्रोग्रामिंग। तो ये लर्न भी करता है और अपने से न्यू प्रोग्रामिंग करके डिसीजन भी मेक कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो लर्निंग होती है वो मशीन लर्निंग होती है, ठीक है। मशीन लर्निंग का भी पार्ट होता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो होता है उसमें मशीन भी खुद से सीखता है, ये याद रखना कि मशीन को सिखाना नहीं पड़ता, मशीन के ऑब्जर्वेशन खुद से ही वो लेता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बच्चा अपने हिसाब से सीखता है सारी चीजें, हमें भी नहीं पता होता कि वो किस पर्टिकुलर चीज के हिसाब से वो सीख रहा है, ठीक है, बट वो लर्न करता है अपने हिसाब से, है ना। क्योंकि हर एक हमें नहीं पता कि वो किस हिसाब से किसी की चीज को पहचान रहा है। मतलब एक छोटा सा बच्चा है तो वो किसी एलिफेंट को देखेगा तो बोल देगा कि एलिफेंट है, या डॉग को देखेगा तो डॉग बोल देगा। बट कई बार उसको है ना समझ में नहीं आता है, किसी भी चीज को कुछ भी बोल सकता है वो, है ना। जैसे कि अगर उसके सामने जेब्रा और हॉर्स रख देंगे तो दोनों को सेम ही बोल सकता है, पॉसिबल है ना। या डंकी और हॉर्स रख देंगे तो भी उनको सेम ही बोल देगा, ठीक है। तो उसके लिए तो गधा घोड़ा सब बराबर हो जाता है ना, छोटे बच्चे के लिए। पर वो जब जैसे बड़ा होता है तो उसको उसके उसके पीछे समझ आता है कि यार ये तो छोटा होता है, मतलब जो डंकी होता है उसकी हाइट कम होती है, हॉर्स की हाइट ज्यादा होती है, तो उससे इंटरप्रेट कर लेता है कि ये हॉर्स होगा, ये डंकी होगा, ठीक है। या मतलब इस तरीके से उसको समझ में आता है, खुद सेल्फ लर्निंग जब करता है, ठीक है। दैट इज डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग में इशू ये होता है कि लर्निंग का जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और मशीन लर्निंग में ये होता है कि लर्निंग का टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई सिस्टम बनाना है जिसमें आपको लर्निंग का टाइम बहुत कम रखना है तो आप मशीन लर्निंग यूज करो, ठीक है। पर मशीन लर्निंग का जो परफॉर्मेंस होता है वो डीप लर्निंग के कंपेयर में कम होता है। मतलब डीप लर्निंग में क्या होता है कि एक बार उसको लर्निंग करवा दिया तो कुछ इनिशियल थोड़ा इनिशियली वो सही वर्क नहीं करता, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो लर्न करता जाता है उसका परफॉर्मेंस हमेशा कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। तो डीप लर्निंग बेस्ड सिस्टम्स का जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है आफ्टर लर्निंग, इनिशियल लर्निंग।
क्योंकि मशीन लर्निंग का जो परफॉर्मेंस है वो लीनियर ग्रो करता है, मतलब एक बार जैसा लर्न करवा दिया तो वो उसी हिसाब से डिसीजन देगा, ठीक है। तो अगर आपको बहुत अच्छा सिस्टम बनाना है बड़े डाटा के लिए, आप डीप लर्निंग यूज करो, क्योंकि बड़ा डाटा को लर्न करवाना बहुत कठिन होता है, तो उसको सेल्फ लर्न करने दो, ठीक है। अगर छोटा डाटा है, आपके पास डाटा का साइज कम है, तो आप मशीन लर्निंग का यूज करें, ठीक है। तो इस तरीके से डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हमें पढ़ना है ना। अब आता है टर्निंग टेस्ट। टर्निंग टेस्ट मतलब एक बंदा था, इसका नाम ही टर्निंग था, है ना, एलन टर्निंग। इसने 1950 में एक पेपर पब्लिश किया था जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, ठीक है। और टर्निंग टेस्ट जो है वो क्या है, बेसिकली टर्निंग टेस्ट एक टेस्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स के लिए, है ना, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो कोई डिसीजन आ रहा है सामने से, वो मशीन से लिया गया डिसीजन है कि ह्यूमन से लिया गया डिसीजन। हाउ वी विल रिकॉग्नाइज द डिसीजन इज मेकिंग फ्रॉम मशीन और ह्यूमन। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार अपन जब कोई फॉर्म वॉर्म भरते हैं या कुछ एंट्रीज करते हैं कंप्यूटर में, या कुछ कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को चलाने की कोशिश करते हैं, तो अपने सामने एक क्या बोलते हैं, कैप्चा देता है ना। तो वो कैप्चा अपन एंटर करते हैं, फिर अपन लॉग इन करते हैं, ठीक है। तो वो जो कैप्चा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो कैप्चा है वो कोई कंप्यूटर को है, क्योंकि वो तो विजुअल सिस्टम है ना, हम देखते हैं और फिर उसको एंट्री करते हैं, कंप्यूटर के अंदर तो है नहीं। तो वो जो कैप्चा को जो रिकॉग्नाइज करने का जो काम है, वो ह्यूमन कर सकता है बेटर वे में एज अ मशीन। तो अगर कोई हमारा इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है कि उसके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाए, बट वो कैप्चा जो है वो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कोई कंप्यूटर। इवन जो टेक्स्ट वाले कैप्चा थे उसको रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं आजकल, बहुत हेवी कंप्यूटर अगर हम लगा देंगे तो वो जो टेक्स्ट वाले जो कैप्चा होते हैं, है ना, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, और होता है, हो सकता है। तो फिर उसके आगे क्या करने लगे इन लोग, अब आजकल कुछ इमेजेस आ जाती है ना, 8-10 इमेज आती है, और उसमें बोलते हैं कि सिलेक्ट करो कि विच इज रिवर, या विच इज विच इज कार, विच इज बाइसिकल। तो वो सब हम ह्यूमन है, हम तो देख लेते हैं, हमें समझ आता है कि ये पर्टिकुलर इमेज में कार है, तो हम उनको टिक करके एग्री कर देते हैं। तो उस टाइप के जो कैप्चा आते हैं इमेज बेस्ड, वो कंप्यूटर के लिए और कठिन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो टर्निंग टेस्ट में कंप्यूटर जो है वो हमेशा क्या हो जाता है, हमेशा तो नहीं, मतलब जो वीक कंप्यूटर होते हैं वो फेल हो जाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होंगे वो पास हो सकते हैं, ठीक है। तो टर्निंग टेस्ट, ये टर्निंग टेस्ट मतलब यही है, इस टाइप के टेस्ट जो ह्यूमन पास कर सकता है, मशीन नहीं पास कर पाएगा, दैट इज टर्निंग टेस्ट। इसको भी देख लेते हैं फटाफट, इसका एक छोटा सा वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि टर्निंग टेस्ट क्या था। बेसिकली वो उसमें क्या करता था कि ह्यूमंस के साथ में, मतलब जो जो चेक कर रहा है उसे नहीं पता होता कि टेस्ट कौन दे रहा है, कंप्यूटर दे रहा है कि ह्यूमन दे रहे हैं। तो आफ्टर एनालिसिस की ह्यूमंस ने जो किसी क्वेश्चन आंसर का जो आंसर किया, या जो रिकॉग्नाइज किया चीजों को, और कंप्यूटर ने जो रिकॉग्नाइज किया, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे।
उससे समझ में आ जाता है कि विच इज कंप्यूटर एंड विच इज ह्यूमन। इसने बंदे ने प्रिडिक्ट किया था कि 2000 आते आते मशीन्स जो है वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग आंसर करने लगेंगे, बट अभी भी ऐसा बहुत कम मशीन्स बनी है अब तक 2021 आ गया, अब तक ऐसी बहुत कम मशीन्स है जो ह्यूमन के एग्जैक्टली रिप्लिका बिहेवियर कर रहे हैं। इवन जो इस टेस्ट को पास कर भी पा रहे हैं कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर चीटिंग करते हैं रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। मतलब कंप्यूटर ट्रूली उसको ह्यूमन लाइक बिहेव कर ही नहीं पा रहा है अभी तक, बट नियर फ्यूचर करेंगे क्योंकि बहुत क्लोज आ गए हैं। जब टर्निंग टेस्ट पास करने लगेंगे 100%, तो हम बोल सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट सिस्टम्स, मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एआई सिस्टम बन जाएंगे। अभी जितने भी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग एआई की कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हैं, कुछ बहुत रेयरली कुछ एक आए हैं स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई तो बहुत सारे बन गए, ठीक है। मीडियम एआई भी बोल सकते हैं, मीडियम एआई भी बन गए, स्ट्रॉन्ग एआई अभी भी नहीं बन पाए। तो टर्निंग टेस्ट का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया है, ठीक है। और ये बेनिफिट्स ऑफ एआई है कि एआई के कहाँ यूज हो सकते हैं, जैसे कि वॉर्स में यूज होता है। the most important purpose of the AI to reduce human casualties, वॉर में कैजुअलिटीज कम हो सकती है, कार एक्सीडेंट्स को कम कर सकता है, डेंजरस वर्क स्पेस, मतलब ऐसे जो जगह है जहाँ पे ह्यूमन जब जाके कुछ वर्क करता है तो वो डेंजरस होता है, तो वो सब कम कर सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स है ना, और जस्ट मेक एवरीथिंग लाइफ इजियर, मतलब क्लीनिंग, शॉपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी जगह पे एआई का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई एआई की बात, ठीक है, कि बेसिकली एआई क्या होता है ना। अभी अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं, है ना। फिर मैं नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट आप लोगों को पाइथन या मैटलैब किसमें करना वो बताऊंगा। तो इम्प्लीमेंटेशन के हमारे पास ना ऑप्शन क्या क्या, हम किस तरीके से एआई को सीखें, है ना। ये सारी चीजें अगर हम भी करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो या तो एक तो मैटलैब यूज कर लो, और दूसरा या तो पाइथन लैंग्वेज का यूज कर लो, है ना। मैटलैब सॉफ्टवेयर का भी नाम है और मैटलैब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नाम है, जो बहुत ज्यादा सी से सिमिलर है, सी के जैसी ही होती है मैटलैब की प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो मैं मैटलैब पे भी सिखा दूंगा, पाइथन में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो मैटलैब पे कैसे करना है, पाइथन पे कैसे करना है, अपन देखेंगे। बट मैटलैब और पाइथन दोनों ही इंटरप्रेटर टाइप के हैं। इंटरप्रेटर टाइप का होने का मतलब है कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जब पूरा प्रोग्राम को लिखने के बाद में आखिर में जब हम कंपाइल करके रन करते हैं, ठीक है, तो वो कंपाइलर होते हैं। बट पाइथन और मैटलैब में ऐसा होता है कि हमने प्रोग्राम की एक लाइन पे लिखी और उस पर्टिकुलर एक लाइन को भी हम क्या कर सकते हैं, कंपाइल मतलब रन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा a = 1, b = 2 और c = a+b, ठीक है। तो ये तीनों लाइन में जब तक कंपाइलर, मतलब जैसे C हो गया, C++, जावा हो गया ना, यहाँ पे तीनों लाइन जब तक नहीं लिखूंगा तब तक वो रन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरा प्रोग्राम जो है वो लाइव भी रन कर सकता हूँ। a = 1 वो रन हो जाएगा, b = 2 वो रन हो जाएगा, c = a+b फिर वो भी रन हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन अपन क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंटरप्रेटर में, जबकि कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होना चाहिए तभी वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये इशू होता है किसमें, कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग में। इसलिए एआई के लिए नॉर्मली पाइथन और मैटलैब यूज करते हैं, और पाइथन इसीलिए सबसे ज्यादा फेमस है। और पाइथन की जो खासियत ये है कि ये जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने वाला है नियर फ्यूचर। जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब बाकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, अधिकतर हाई लेवल लैंग्वेजेस, वो सब अब यूज कम हो जाएंगी और पाइथन पे सब लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, क्योंकि नियर फ्यूचर इसी पे सब होने वाला है। और जनरल है, हर प्लेटफॉर्म पे इजीली रन होता है, लाइनक्स पे ले लो, मैक ओएस पे ले लो, विंडो पे ले लो, ठीक है। और मैटलैब जो है, मैटलैब भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, बहुत ही हेवी प्रोग्रामिंग कर सकता है। इसमें अपन कितना ही बड़ा डाटा ले सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब इसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये भी इंटरप्रेटर टाइप का है तो इसमें भी हेवी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, ठीक है। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन है कि मशीन लर्निंग या एआई को अगर हमें सीखना है तो हम मैटलैब पे सीख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास में कि पाइथन प्रोग्रामिंग सीखें, ठीक है। मैटलैब पे अगर करना है तो आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए मैटलैब 2018 से ऊपर के वर्जन। 2018 के पुराने वाले वर्जन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज्यादा लाइब्रेरीज नहीं थी, ठीक है। तो मैटलैब 2018 से ऊपर का कोई भी वर्जन अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आप उसमें आप ये एआई और मशीन लर्निंग सीख पाओगे। अच्छी बात यह है कि मैटलैब पे सीखना बहुत सिंपल है कंपेयर टू पाइथन, ठीक है। मैटलैब में बहुत अच्छा
लाइब्रेरीज है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो उसमें जो सीखना है, जीयूआई बहुत अच्छा है ना। और आपको बहुत सारी लाइब्रेरी खुद से ऐड नहीं करनी पड़ेगी, आप बस मैटलैब इंस्टॉल कर लो, वो ऑटोमेटिक सारी लाइब्रेरी ऐड कर देगा। तो मैटलैब पे सीखना इजी है, ठीक है। बट पाइथन क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है, तो पाइथन पे भी आप लोग कर सकते हैं, पाइथन पे भी सीख सकते हैं, पाइथन पे भी बता दूंगा पाइथन पे भी कैसे करना है, ठीक है। पाइथन में क्या है, थोड़ी प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि मैटलैब आपको ज्यादा सिंपल पड़ेगा, सी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। पाइथन के थोड़े से सिंटैक्स अलग है, हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है ना, दोनों में उप्स के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, पाइथन में भी मैटलैब में। चलो तो यहाँ पे हमारा जो पाइथन है, पाइथन में अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो या तो मैटलैब यूज करो या पाइथन। पाइथन में यूज करने के लिए भी दो ऑप्शन, दो या तीन ऑप्शन बता रहा हूँ, तीन ऑप्शन है पाइथन का यूज करने के। पहला, गूगल कोलैब में आपका अकाउंट बनाना, गूगल कोलैब में सभी बना लेंगे आज ही, क्योंकि मैं गूगल कोलैब पे ही सिखाने वाला हूँ। गूगल कोलैब की अच्छी बात है कि भाई इसमें आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड है तो आप सीधे सीधे आपके प्रोग्राम वहीं पे इंटरनेट पे सेव होते रहेंगे, और इंटरनेट से ही आप कनेक्ट करके गूगल के जो क्लाउड है उधर ही आपका डाटा सेव होता रहेगा, वहीं से रन होता रहेगा, ठीक है। आपको अपने मशीन पर कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। गूगल कोलैब की ये खासियत है, आपको अपनी मशीन पे कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास में गूगल का अकाउंट होना चाहिए और आप गूगल कोलैब में जाके रजिस्टर कर लो, सिंपल। गूगल पे लिखना गूगल कोलैब, और आप ये जो लिंक दिया हुआ है मैंने यहाँ पे colab.research.google.com, इस पे जाओ और रजिस्टर करो, तो और आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट, ठीक है। बट आपको आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, आपके पास में इंटरनेट हमेशा नहीं रहता है, आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम्स होती है, तो आप इंस्टॉल कर लो, आप इंस्टॉल कर लो पाइथन, ठीक है। ये लिंक दी हुई है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन 3.9.1 आएगा, सॉरी 3.91 आएगा। यहाँ से आप पाइथन को इंस्टॉल करो, और पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद में पाइथन का आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, पाइचार्म, ठीक है। तो पाइचार्म को इंस्टॉल करो, तो आपको दो चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पाइथन और पाइचार्म, ठीक है। तो पाइथन और पाइचार्म का यूज करोगे तो ये पाइचार्म जो है इसको अपन ओपन करके यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन या तो गूगल कोलैब में रजिस्टर करो, दूसरा ऑप्शन में दो चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पाइथन और पाइचार्म, और तीसरा ऑप्शन है एनाकोंडा। एक एनाकोंडा करके जीयूआई है जिसमें आईडीई इंटीग्रेटेड है, और बहुत सारी लाइब्रेरीज भी इसमें पहले से इंटीग्रेटेड है। तो आप एनाकोंडा करके जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, पाइथन के लिए, उसको इंस्टॉल कर लो। ये लिंक है, इस पे क्लिक करो, सिंपली ये पूरा एनाकोंडा का ये जो भी पूरा है आईडीई सारी लाइब्रेरीज आपके इसमें इंक्लूड हो जाएगी, बस इसको क्लिक करो। तो एनाकोंडा में जो जुपिटर नोटबुक करके एडिटर होता है, जैसे कि आपका एमएस वर्ड होता है ना, या नोटपैड होता है, उसी तरीके से इसमें क्या होता है, जुपिटर नोटबुक होता है। आप यहाँ जुपिटर नोटबुक में प्रोग्राम लिखो, रन करो, और ये मैटप्लॉटलिब, नमपाई, ये सब इसमें ऐड हो जाएंगे। नमपाई, मैटप्लॉटलिब, ये सब क्या है, लाइब्रेरीज, ठीक है। इन लाइब्रेरीज के बिना पाइथन की स्क्रिप्टिंग करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, या रन नहीं कर सकते। नमपाई नहीं लगाओगे तो आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं कर पाओगे, मैटप्लॉटलिब नहीं लगाओगे तो आप स्केच, आपको कुछ एनालिटिकल डायग्राम बनाने हैं ना, ग्राफ बनाने हैं, तो वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी लाइब्रेरी से ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा एनाकोंडा में, ठीक है। तो मैं ये गूगल कोलैब पे बताऊंगा और मैटलैब पे बताऊंगा, ठीक है। इन दोनों पे आपको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है ये सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आप आज के लिए ये मैं पीपीटी बनाया था, ये पीपीटी मैंने बता दिया है। सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, आज का टारगेट बस इतना है कि आपको गूगल कोलैब में जाके आपका अकाउंट बनाना है, ठीक है। गूगल कोलैब में जाके आपको क्या कराना है, आपका अकाउंट बनाना है। फिर कल मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। मैं अभी बता देता हूँ कि गूगल कोलैब मेरे से मैं ओपन करके बता रहा हूँ, गूगल कोलैब पे पाइथन में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हम पहले एआई पढ़ेंगे, एआई जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में अपन मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, उसके बाद में हम डीप लर्निंग पढ़ेंगे ना, वन बाय वन अपन जाएंगे, मतलब एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो पहले तो हमें थोड़ा बहुत पाइथन की स्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी, पाइथन में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ कोलैब, जैसे गूगल में कोलैब लिखा मैंने, तो ये देखो colab research.google.com,
इस पे क्लिक करूंगा, मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ तो मेरा अकाउंट ही सीधे ओपन कर देगा। ये मेरे बनाए हुए प्रोग्राम यहाँ पे पहले से पड़े हुए हैं, इसमें से कोई सा मैं प्रोग्राम खोलता हूँ, जैसे कि मैंने एक बनाया था इंट्रोडक्शन वाला, ये मेरा बनाया हुआ प्रोग्राम ओपन हो रहा है। आपको नया प्रोग्राम बनाना है कॉलर पे तो कैसे बनेगा ये भी बताता हूँ। नया प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, फाइल पे जाओ और न्यू नोटबुक करो, फाइल पे जाओ न्यू नोटबुक करो। देखो पाइथन की पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख सकते हो, कोई लाइब्रेरी आपको यहाँ पे जितनी भी सारी ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस रजिस्टर करो, प्रोग्राम चेक करो। यहाँ पे कोड का ऑप्शन है, टेक्स्ट का ऑप्शन है, अगर प्लस टेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना। मतलब जो भी आप टेक्स्ट है, ये कोड नहीं, ये क्या है, टेक्स्ट है। यहाँ पे आपको जो लिखना है आप वो लिखो, ठीक है। जैसे कि मुझे कमेंट्स लिखने हैं, है ना, तो जैसे हेलो जीसी, टेक्स्ट हो गया, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब मैं कोड पे जाता हूँ, तो यहाँ पे कोड लिखा है, जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 1 प्लस 2, c इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। यहाँ पे कोई सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, हमने लिखा प्रिंट a, प्रिंट इसको सिंपली रन करना, ये क्योंकि ऑनलाइन रन हो रहा था थोड़ा टाइम लगाएगा, बट ये रन होगा इस तरीके से। तो देखो ये ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सिंपल प्रोग्राम करना है तो कैसे चालू करना है कोलैब को, वो मैंने बता दिया। कोलैब को स्टार्ट करना इज वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, रजिस्टर करो, आपको यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आएगा, आपको कोई कोड लिखना है तो कोड पे प्लस करो, कोड लिख दो, टेक्स्ट में प्लस करोगे टेक्स्ट लिख दो, है ना। टेक्स्ट मतलब कमेंट्स वगैरह लिखने, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन, ये सब कमेंट्स है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है। Python is a great general purpose programming language on its own, but the help of popular libraries NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, ये सब libraries है ना, ये बहुत ज्यादा powerful environment बन गया है। We expect many of you will, है ना, मतलब ये मैंने वहाँ पे जब ट्रेनिंग करा था तो वहां से हम लोगों को बोला था, we expect that many of you will have some experience with Python and NumPy। चलो ठीक है, अभी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको थोड़ा मोड़ा तो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आती होगी पहले से, ठीक है। तो ये सब कमेंट्स हैं, कमेंट्स मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोड्स कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि ये x इक्वल्स टू 3, प्रिंट x, प्रिंट टाइप x, मतलब x किस टाइप का है ये देखना है, ठीक है। तो x में 3 आएगा, 3 की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर x का टाइप क्या आएगा, इंटीजर, इसको रन करेंगे तो उसका टाइप बता देगा। टाइप अगर आपको किसी टाइप देखने के लिए टाइप लिखो तो उसका टाइप बता देगी, ठीक है। आपको प्लस करना है तो प्लस लिखो, माइनस करना माइनस करो, मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा अब ये जो है ना, ये डिवीजन थोड़ा अलग टाइप है, डिवीजन को 2 बार लगा देंगे, डिवाइड डिवाइड, तो फ्लोर डिवीजन होता है। क्या होता है, फ्लोर डिवीजन। और 2 बार ऐसा मल्टीप्लाई लगाओगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, मतलब पावर हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर। चलो देखते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। अब इसको मैं रन करके बताता हूँ इसका आंसर क्या है। x की वैल्यू क्या थी, 3 थी, x की वैल्यू क्या है, 3 है। ये मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को, ये प्रोग्राम पूरा मैं आपको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, बस आप लोगों को क्या करना है, ये गूगल कोलैब है ना, ये मैंने क्या बताया था, इसका लिंक आपको बताया था मैंने, गूगल कोलैब बताया था, रुक जाओ, ये लिखो colab.research.google.com, ये इतना बस आपको डालना है, ठीक है। तो वो आपको रजिस्टर करने का बोलेगा, सिंपल रजिस्ट्रेशन है, नाम वगैरह लिखना है, रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद में इस टाइप का इंटरफेस आएगा, आपको फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, प्रोग्राम लिखो। ये छोटा सा बस मैंने बताया कि भाई वेरिएबल कैसे देना है, तो x में 3 वैल्यू डाला, उसको x किया, और x का टाइप मुझे पता करना था कि भाई x किस टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है,
है ना, तो वो अपन टाइप चेक कर सकते हैं। ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ये बता दिया इसने, टाइप को प्रिंट कर दिया अपन, है ना। यहाँ पे प्रिंटफ की जगह केवल प्रिंट लिखो। x प्लस 1 करेंगे 4 आएगा, x माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, x इंटू 2 करोगे 6 आएगा, x डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा 1.5। देखो 3 डिवाइड बाई 2 1.5, बट x डबल डिवाइड बाई 2 करोगे तो जो भी आंसर आ रहा है ना, जैसे 1.5 आया तो उसकी फ्लोर वैल्यू मतलब 1.5 किस किस के बीच में लाई करता है भाई, 1 और 2 के बीच में, तो उसमें से फ्लोर मतलब छोटी वाली वैल्यू, ठीक है, फ्लोर मतलब मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो 1.5 आंसर नहीं देगा, वो क्या देगा 1 आंसर दे देगा, ठीक है। और ये डबल करना मतलब पावर करना, ठीक है, तो x की पावर 2 करना है 9 आ गया, पावर 3 करना है तो डबल स्टार लगाते हैं ना, पावर नहीं लगाते, ध्यान रखना। अगर आपको पावर करनी है किसी वेरिएबल पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार स्टार मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल 2 बार लगाना है, तो ये पावर होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स है यहाँ पे, है ना, थोड़े मोड़े ट्राई कर लेना, ठीक है। फिर अपन कल की क्लास में मैं आपको ये पूरा पाइथन की जो बेसिक स्क्रिप्टिंग है ना, बहुत सारी है, ये पूरा मतलब स्केचिंग कैसे करना है, मैटलैब प्लॉट कैसे लेना है, ये सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो हो गया आज का अपना। एक सेकेंड रुकना, मेरे को बस अटेंडेंस देखनी है। 42 ही स्टूडेंट्स आए ना, ओके, मैं अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ और